आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव का कौन सा टाइप, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पिछले वीडियो में देखा था। फुल वेव रेक्टिफायर का सेंटर टाइप जो था उसको भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग समझेंगे कि ब्रिज टाइप रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, कैसे पूरा का पूरा वेव के लिए हम लोग को आउटपुट मिलता है। इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। देखिए ये हमने फिगर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ से हम लोग एसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देंगे। ये लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, और यहाँ से ये डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3 और डायोड 4, 4 डायोड ब्रिज के जैसा लगे हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। कैसे ब्रिज बनाता है, एक बार में एक एक करके कौन कौन से वर्क करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले जब हम एसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई कहने का मतलब क्या होता है, जरा उस चीज़ को समझ लीजिए। एसी सप्लाई कहने का मतलब कि एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल, और इसका आउटपुट का हम लोग ये फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए जब हमने एसी सप्लाई दिया तो अगर हम लोग डायोड नहीं लगाते तब क्या होता उसमें, मान लीजिए ये लोड है, तो जब हम एसी सप्लाई देते इसमें तो एक बार करंट फ्लो ए से बी की ओर होता। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करते हैं तो मानते हैं कि करंट का डायरेक्शन किधर होता, ए टू बी। कब, जब हम डायोड का यूज नहीं करते, डायरेक्टली हम एसी करंट यूज कर रहे हैं। और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद नेगेटिव हाफ साइकिल आता तब इसका डायरेक्शन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। कब, जब हम लोग डायोड यूज नहीं करते तब। यानी डायोड यूज करके हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग यहीं पे इसको चेंज करने वाले हैं। यानी इस एसी के जो लोड के क्रॉस करंट एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ, यानी दोनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा था हाफ हाफ साइकिल के लिए, यही चीज को हमको पूरे साइकिल के लिए एक ही डायरेक्शन में करंट को क्या करवाना है, फ्लो करवाना है। यही होता है एसी से डीसी चेंज करना। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, पिछला वीडियो में हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये ब्रिज टाइप रेक्टिफायर वर्क करता है। सबसे पहले हमने एसी सप्लाई दिया तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, यानी इस वाला के लिए मानिए ये वाला टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसी के जैसा यहाँ पे भी होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको देख करके बताना है कि यहाँ पे जब पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तब आप बताइए कि इसमें कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस में है, कौन कौन से डायोड। देखिए पॉजिटिव डायोड, ये जो एरो हेड होता है वो पी टाइप होता है, बार एन टाइप होता है, एन टाइप, पी टाइप, पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप। यानी फॉरवर्ड बायस में कब कहलाएगा, जब पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड हो, पी से, और नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड हो, एन से। तो देख करके बताइए कि कौन कौन सा डायोड अभी फॉरवर्ड बायस में है। देखिए पॉजिटिव से, यानी यहाँ पे पॉजिटिव कहने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखिए कि पॉजिटिव से ये वाला क्या हो गया, निगेटिव में हो गया। यानी ये वाला जो डायोड है वो किस में हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। यानी ये वाला रिवर्स बायस में हो गया। ये वाला को जरा देखिए, ये पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। बोलिए निगेटिव नेगेटिव से कैसे कनेक्टेड है, तो जरा इधर से आइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब और कौन सा डायोड है, नेगेटिव को एन टाइप से कनेक्ट होना चाहिए तभी ये किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, यानी फॉरवर्ड बायस में होगा। यानी एन टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी ये वाला डायोड किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। और फिलहाल के लिए अभी ये वाला और ये वाला वर्किंग कंडीशन में नहीं है, यानी कौन से बायस में है, रिवर्स बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में कौन कौन से हुए, D1 और D3।
कैसे हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल तो कनेक्टेड है P से, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है N से, लेकिन यहाँ पे P कैसे हो रहा है जरा बताइए। यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, 0, यानी नेगेटिव 0 से कनेक्टेड है। 0 पोटेंशियल कहने का मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव इसको कैसे मिल रहा है। आप ऐसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे मानते हैं कितना 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट दिया गया सप्लाई, तो यहाँ पे कितना मिल रहा होगा 50। कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ होगा, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद मिल गया होगा, यहाँ पे सपोज कीजिए कि 20 मिल गया होगा। कितना मिल गया होगा 20। अब बताइए कि इसका एन टाइप नेगेटिव से कैसे कनेक्टेड है, जरा देखिए तो यहाँ पे 50 वोल्टेज मिल रहा था, 50 पोटेंशियल मिल रहा था, यहाँ पे कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है। तो जरा बताइए कि इस 50 की तुलना में ये 20 नेगेटिव हुआ या नहीं हुआ, यानी पी टाइप पॉजिटिव के साथ और एन टाइप नेगेटिव के साथ। लेकिन यही 20 अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इससे तुलना कर रहे थे 50 से, तब ये नेगेटिव था, लेकिन अगले वाले से अगर तुलना करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे एन टाइप कितना है 0 का वैल्यू है, तो 0 से अगर तुलना कीजिएगा तो ये 20 जो था, एक बात और, यहाँ 20 से कुछ और ड्रॉप होकर के आएंगे। एक्चुअल में 20 नहीं होगा, यहाँ पे और भी ज़्यादा होंगे, 40 मानिए, और जो भी ड्रॉप होंगे इसमें, तो यहाँ आप मान करके चलिए कि 20 यहाँ पे होंगे। तब भी आप देख पा रहे हैं कि 50 की तुलना में ये कम है और 0 की तुलना में ये ज़्यादा है, यानी पी टाइप पॉजिटिव से और एन टाइप नेगेटिव से। इस तरीके से देख रहे हैं कि फर्स्ट केस के लिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तब डायोड D1 और D3 क्या है फॉरवर्ड बायस में है। तो बताइए करंट किधर से कंडक्शन होगा, करंट कुछ इस डायरेक्शन में, यहाँ से करंट कंडक्शन होगा, फिर ये इधर से आएगा, यानी इसमें A to B, A से B, लोड के क्रॉस A to B मिल रहा है, यानी A से B डायरेक्शन में, और फिर फर्दर इधर मिल रहा है, यानी यहाँ से जा करके और इधर से होते हुए वो सर्किट को कंप्लीट कर लिया। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे लिए जो डायोड ऑपरेट हो रहे हैं वो कौन कौन से डायोड ऑपरेट हो रहे हैं, उसके लिए जो डायोड ऑपरेट हो रहे हैं वो D1 एंड D3। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 और D3 ऑपरेट हो रहे हैं, और करंट का कंडक्शन किधर हो रहा है, करंट का कंडक्शन हो रहा है A to B। हम लोग यही तो करना है, हमको रेक्टिफायर का यूज ही हम लोग कर रहे हैं, इसलिए ताकि करंट का डायरेक्शन इसमें जब नेगेटिव हाफ साइकिल आए तो A to B से B to A नहीं हो, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी करंट का डायरेक्शन A से B ही रहे। यही चीज हमको करना है रेक्टिफायर का यूज करके। देखते हैं जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल दिया जाता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, देखिए जरा। यानी अभी अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपको, ये वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव, चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो उसी प्रकार से यहां भी चेंजेज हो गए, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब आप देख करके बताइए कि कौन सा डायोड इस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा डायोड इस कंडीशन में रिवर्स बायस्ड में है। तो आप पाएंगे कि पॉजिटिव पी टाइप से, नेगेटिव एन टाइप से, यानी अभी के केस में क्या होगा कि डायोड D2, डायोड D2 और डायोड D4 क्या है फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन जरा देखिए तो D3 और D1 कौन से बायस्ड में है, रिवर्स बायस्ड में। यानी फर्स्ट केस के लिए जो डायोड फॉरवर्ड बायस में थे वो सेकंड केस के लिए यानी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जा रहे हैं, रिवर्स बायस्ड में हो जा रहे हैं। रिवर्स बायस्ड क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इसका एन टाइप से कनेक्टेड है और नेगेटिव इसका पी टाइप से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव इसका पी टाइप से कनेक्टेड है, इसलिए ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, रिवर्स बायस में हो गए। लेकिन फॉरवर्ड बायस में कौन हो गया, फॉरवर्ड बायस में कौन हो गया, तो बताइए फॉरवर्ड बायस में कौन होगा, यानी D2 और D4 कौन से बायस में हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे। अब बताइए करंट का कंडक्शन कैसे होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ये डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा, यानी इधर से करंट का कंडक्शन होगा, इधर से होते हुए
इधर से, इधर तो रिवर्स बायस्ड है, इधर से, यानी हम देख पा रहे हैं कि लोड के अक्रॉस अभी भी करंट जो है A to B ही हो रहा है। अगर डायोड नहीं लगाते तब क्या होता, डायरेक्शन चेंज हो जाता। पहले हाफ साइकिल के लिए अगर A to B हुआ था तो सेकेंड हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाता, B to A। लेकिन डायोड लगाने की वजह से क्या हो रहा है, अभी भी इसमें करंट का जो कंडक्शन है A से B ही हो रहा है। और इस तरीके से कंप्लीट करते हुए यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट कर लेगा। यानी इस तरीके से अगर इसका आउटपुट हम देखें तो जिस डायरेक्शन में फर्स्ट केस में हुआ था उसी डायरेक्शन में इसका सेकंड केस के लिए होगा। यानी जैसा इसका फिगर बना था उसी प्रकार से इसका भी फिगर ड्रॉ होगा। यानी ये हमको मिल गया क्या, आउटपुट किसके क्रॉस, लोड के क्रॉस। जरा देखिए फिर से, अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर से कौन कौन से डायोड ऑपरेट होंगे इसके लिए बताइए, D2 और D4 ऑपरेट होंगे। इसके लिए कौन सा होंगे, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, इसके लिए ऑपरेट होंगे D1 एंड D3। और इसी तरीके से ये पूरे के पूरे साइकिल को, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइकिल के लिए ये डायोड एक दूसरे से मिल करके, यानी दो दो डायोड का पेयर बन करके पूरे के पूरे AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। और इस तरीके से ये रेक्टिफायर बनते हैं। यानी इसको ब्रिज टाइप बोला गया है। फुल वेव रेक्टिफायर इसलिए बोला गया क्योंकि ये पूरे के पूरे वेव को क्या करता है, आउटपुट के रूप में देता है। ब्रिज टाइप इसलिए बोला गया कि ये ब्रिज बनाता है। एक बार आपको ब्रिज जैसा दिख रहा है, एक बार इधर से ब्रिज बनाता है, एक बार ये वाला मिलकर के ब्रिज बनाता है, तब इसको क्या नाम पड़ा, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ये थे इसके वर्किंग। अब आपसे इसके बहुत सारे टर्म हैं, जैसे फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, रिपल फैक्टर, पिक इनवर्स वोल्टेज, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये सारे के सारे के टर्म को हम लोग एक एक करके देखेंगे तो ये वाला क्लियर होगा। अब हम सारे टर्म को देखते हैं कि कौन कौन से टर्म है जिसको जानना जरूरी है। देखिए इतने सारे टर्म हैं जो इस रेक्टिफायर के लिए हमको जानना होगा। कौन कौन से रेक्टिफायर के लिए, तो पहला HWR के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के लिए और सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए। तीनों के लिए ये जो जितने सारे फैक्टर हैं वो सभी जानने जरूरी है। एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कौन सा फैक्टर क्या होता है और उसका वैल्यू कितना होता है। सबसे पहला है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होता है, जैसे यहां पे समझिए हम लोग AC दे रहे थे इनपुट के रूप में, यानी यहां पे हम लोग AC दे रहे थे, लेकिन आउटपुट के रूप में हमको क्या मिल रहा था, DC मिल रहा था। तो उसका एवरेज क्या होगा, यही चीज। जैसे एवरेज कहने का मतलब क्या होता है, अनुमान, औसत, यानी कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है, लेकिन एक उसका एवरेज क्या होगा। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का भी तरीका होता है, लेकिन डायरेक्टली हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमको जो आउटपुट मिल रहा है लोड के क्रॉस, इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम वोल्टेज का कर्व लें तो वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे, अगर हम करंट का कर्व लें तो करंट के टर्म में लिखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग को एवरेज वैल्यू समझने से पहले पीक वैल्यू समझना होगा। पीक वैल्यू क्या होता है, जैसा देखिए हम लोग इनपुट के रूप में AC दे रहे थे, इनपुट के रूप में हम लोग क्या दे रहे थे, AC दे रहे थे। तो इसका पिक वैल्यू क्या होता है, पिक वैल्यू होता है करंट का मैक्सिमम वैल्यू। करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाता है, पिक वैल्यू, या पिक वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू भी ही बोलते हैं। तो यही चीज ना हम लोग इसमें अप्लाई कर रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू, और हमको आउटपुट के रूप में भी इसमें कैसा मिल रहा था, कुछ इसी तरीके का कर्व मिलता था। तो यही बताया जा रहा है कि पीक वैल्यू ये होता है। तो जो इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, देखिए एवरेज वैल्यू कहने का मतलब क्या होता है कि अगर यहां पे हम एवरेज निकाले AC के तरफ, तो हमारा मान लिया जाए कि ये मैक्सिमम पॉइंट है और ये मिनिमम पॉइंट है हाफ साइकिल के लिए, तो कुछ इतना वैल्यू आ जाएगा एवरेज, यानी इसका एवरेज आ जाएगा कुछ इतना वैल्यू। लेकिन ये तो इधर वाले साइड का था, जब हमने रेक्टिफायर लगा दिया तब उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, इसके लिए ये सारा ग्राफ है।
तो इधर लगाने के बाद जो एवरेज वैल्यू आता है उसका होगा, अगर हम करंट का ग्राफ देखें तो हो जाएगा Im बाई पाई, या अगर वोल्टेज का कर्व देखें तो Vm बाई पाई हो जाएगा। किसके लिए? तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज वैल्यू। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा? तो इसका 2 टाइम्स, अगर वोल्टेज का कर्व देखें तो 2 Vm बाई पाई, या करंट का कर्व देखें तो 2 Im बाई पाई। सेम सेंटर टैप और ब्रिज टैप में ये दोनों वैल्यू सेम होंगे, जितना इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा। अभी हमने एवरेज वैल्यू देखा। पीक वैल्यू क्या होता है? तो मैक्सिमम करंट का वैल्यू, मैक्सिमम करंट का मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू बोलते हैं। तुलना किससे किया जा रहा है? तो पीक वैल्यू से ही तुलना किया जा रहा है। दूसरा टर्म होता है RMS वैल्यू। RMS वैल्यू क्या होता है? जरा इसको ऐसे समझिए। RMS वैल्यू बोलते हैं, मान लीजिए कि ये क्या है? एक कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर है। इसमें सबसे पहले हम लोग DC करंट फ्लो करेंगे, डायरेक्ट करंट, बैटरी वाला करंट। उससे इसी कंडक्टर में हम लोग करंट फ्लो करेंगे एक डिफिनिट टाइम तक। तो मानिए कि कुछ हीट इससे प्रोड्यूस होगा, हम लोग उसको नोट कर लेंगे। अब इसमें हम लोग AC करंट फ्लो करवाएंगे। कौन सा करंट? AC करंट फ्लो करवाएंगे। तो AC करंट का वह वैल्यू, ध्यान रखिएगा कंडक्टर सेम होना चाहिए। AC करंट का वह वैल्यू जिसको हम लोग सेम कंडक्टर में सेम टाइम के लिए हम लोग अगर फ्लो करवाएं तो सेम हीट प्रोड्यूस कर दे। कितना हीट प्रोड्यूस कर दे? तो जितना DC वाला से करंट प्रोड्यूस किया था। तब इस AC के वैल्यू को क्या बोलते हैं? RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। फिर से एक बार, पहले DC का करंट इसमें फ्लो करेंगे, जितना हीट प्रोड्यूस होगा जितना टाइम के लिए, उतना ही टाइम के लिए इसी कंडक्टर में अगर AC हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो इस AC का वह वैल्यू जो सेम हीट प्रोड्यूस कर दे सेम टाइम में सेम कंडक्टर में, तब इस AC का वैल्यू को क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और इसका वैल्यू होता कितना है? इसका वैल्यू होता है Im बाई रूट 2। Im बाई रूट 2। इसका वैल्यू कितना होता है? Im बाई 2 नोट कीजिएगा यहां पे, और इसका वैल्यू होता है Im बाई रूट 2। कितना होता है? रूट 2। यानी Im बाई 2 अगर हम लोग किसका कर्व ले रहे हैं? करंट का कर्व ले रहे हैं तो Im बाई 2 होगा। अगर हम लोग वोल्टेज का कर्व ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? Vm बाई 2। उसी प्रकार से यहां पे Vm बाई रूट 2, और इसमें भी सेम होगा। ये था RMS वैल्यू। RMS वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए Im बाई 2 या Vm बाई 2। उसी प्रकार से सेंटर टैप्ड के लिए, सेंटर टैप्ड के लिए कितना? सेंटर टैप्ड बोले या ब्रिज टाइप बोले, ये दोनों के दोनों क्या है? FWR, फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसके लिए वैल्यू कितना हो जाएगा? Im बाई रूट 2 और Vm बाई रूट 2। सेम इसके लिए भी हो जाएगा। ये था एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू। पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है? देखिए पिक इनवर्स वोल्टेज, पहले हम लोग पिक इनवर्स यहां से समझते हैं। जैसा कि आपको नाम दिख रहा है, पिक मतलब मैक्सिमम, इनवर्स मतलब उल्टा कनेक्शन में, और वोल्टेज का वैल्यू यानी कितना मैक्सिमम वोल्टेज इस डायोड के पास मिलता है जब रिवर्स बायस्ड में वो होता है। इनवर्स कहने का मतलब क्या? उल्टा। हम लोग जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा, इसके द्वारा कंडक्शन होगा और सारा का सारा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? 0.1 से लेकर के 0.7 तक वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेकिन बाद बाकी वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे होंगे? सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे होंगे? लोड के अक्रॉस होंगे। कब? जब ये फॉरवर्ड बायस में था। लेकिन जब रिवर्स बायस्ड में होगा तब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? पिक इनवर्स वोल्टेज। तो जरा बताइए, ये अगर रिवर्स बायस्ड में होंगे यानी इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो कितना वोल्टेज होंगे? जितना वोल्टेज यहाँ पे सेकेंडरी में अप्लाई होगा वही वोल्टेज ना इसमें मिलेंगे। मानते हैं कि यहाँ से Vm दिए थे, यहाँ पे हमको Vm मिल गया,
तो अभी कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप होंगे नहीं, वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी एक टर्मिनल ये हो जाएगा रिवर्स बायस के दौरान और एक टर्मिनल ये हो जाएगा। रिवर्स बायस में ये वाला निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इस तरीके से। तो जितना वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है वही वोल्टेज इसके अक्रॉस मिलेंगे, तब उस वोल्टेज को हम लोग कौन सा वोल्टेज बोलेंगे? रिवर्स यानी पीक इनवर्स वोल्टेज। मैक्सिमम उल्टा यानी रिवर्स बायस के दौरान मैक्सिमम वोल्टेज कितना डायोड को मिलता है। तो आप देखिए कि HWR में कितना वोल्टेज मिल रहा है रिवर्स बायस के दौरान या रिवर्स बायस के टाइम में। तो बताइए रिवर्स बायस अभी यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं और ये पॉजिटिव। रिवर्स बायस में हो गया ये नेगेटिव और पॉजिटिव, कितना वैल्यू मिलेगा उसके क्रॉस? तो जितना इधर से अप्लाई कर रहे थे उतना ही हम लोग यहाँ पे ले रहे थे, यानी इसके क्रॉस कितना मिल जाएगा? VM। यानी पिक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना हो जाएगा? VM हो जाएगा। सेंटर टैप्ड के लिए देखते हैं। सेंटर टैप्ड के लिए देखिए हमको लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा? VM। कितना वोल्टेज? VM। मानिए यहां से हमने वोल्टेज कितना दिया? हमने वोल्टेज दिया 100। कितना वोल्टेज दिया? 100। तो बताइए एक बार में यहां पे कितना मिलेगा? एक बार में कितना मिलेगा? यहां पे 50 के लिए ये वर्क होता है। हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि कितना वोल्टेज मिलेगा। यहां 50 होगा और यहां पे 50 होगा। यानी जब करंट फ्लो होगा, ध्यान से देखिएगा, जब करंट फ्लो होगा, हम पॉजिटिव साइकिल के लिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जब यहाँ पे 50 वोल्टेज मिल रहा है इसमें करंट का कंडक्शन होगा, करंट का कंडक्शन होगा। तो जरा बताइए तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होंगे? यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, 0.1 से लेकर के 0.7 तक। बाकी जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो कहाँ पे होंगे? ये जो 50 दिख रहा है वो कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होगा 50। जरा बताइए तो यहाँ पे 50 से कुछ कम ही होगा क्योंकि कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होंगे। अगर डायोड सिलिकॉन का है तो 0.7, अगर जर्मेनियम का है तो 0.3। बाकी के बाकी वोल्टेज इसमें मिलेंगे। डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव होगा इधर से। अब जरा देखिए इस टाइम रिवर्स बायस्ड में कौन सा डायोड है? अगर ये डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है तो रिवर्स बायस में D2 होगा। इसके अक्रॉस पिक इनवर्स वोल्टेज तभी ना बोलते हैं जब रिवर्स बायस में हो। पिक इनवर्स वोल्टेज, मैक्सिमम इनवर्स वोल्टेज कब मिलेगा? कितना मिलेगा? तो यहाँ पे हमने 50 दिया था, 50 कहाँ पे मिल गया? यहाँ पे। ध्यान रखिएगा 50 ही यहाँ से मिल रहा था और 50 यहाँ पे बचा हुआ। इसका डायरेक्शन क्या है? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब जरा बताइए कि जो डायोड रिवर्स बायस्ड में है उसके अक्रॉस मैक्सिमम इनवर्स वोल्टेज कितना मिल रहा है? इसको ऐड कीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएंगे? सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जब ये डायोड रिवर्स बायस्ड में है तब इसके अक्रॉस हमको आउटपुट के रूप में कितना वोल्टेज मिलेगा? आउटपुट के रूप में कितना वोल्टेज मिलेगा? 50 वोल्टेज आउटपुट के रूप में यही मिलेगा। लेकिन बताइए तो रिवर्स बायस्ड में कितना वोल्टेज हमको मिल रहा है? रिवर्स बायस्ड में डायोड के अक्रॉस कितना मिल रहा है? 50 का 2 गुना। यानी हमको अगर आउटपुट के रूप में VM मिल रहा है, यानी हम लोग इसको मानते हैं VM, तो जरा बताइए तो इसके अक्रॉस हमको कितना वैल्यू मिल रहा है? 50 मिल रहा है या 100 मिल रहा है? 50 यहाँ से और 50 यहाँ से, यानी कितना मिल रहा है? 2 VM, यानी 100 वोल्टेज हमको रिवर्स बायस के दौरान मिल रहा है। यानी सेंटर टैप्ड में जो वोल्टेज का वैल्यू होता है वो कितना होता है? 2 VM। जरा इसमें आइए, इसमें कितना वैल्यू मिलता है? डायरेक्टली देखिए यहाँ पे रिवर्स बायस के दौरान एक एक के लिए सेम ही वैल्यू मिलता है। देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ से अगर हम देखें 50 दे रहे थे तो ये 50 मिल रहा था, इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। पॉजिटिव के लिए बताइए तो D1 और D3 क्या थे? फॉरवर्ड बायस में थे। तो बताइए तो एक डायोड के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना मिलेगा? यहाँ पे कुछ ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ड्रॉप नहीं होगा, फिर से वही थोड़ा सा वैल्यू। तो इसके अक्रॉस जो डायोड का वैल्यू, डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस में कितना वोल्टेज मिल रहा है इसको? यही वाला ड्रॉप मिल रहा है यहाँ से। यानी यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है? जितना यहाँ से वैल्यू दिया जा रहा था वही वाला वोल्टेज यहाँ पे हमको मिल रहा है। यानी इसके अक्रॉस अगर बोला जाए तो इसमें जितना वैल्यू यहाँ पे होता है उतना ही वैल्यू यहाँ पे होता है, उतना ही हमको रिवर्स बायस में भी मिलता है। यानी इसका वैल्यू भी VM है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यही वाला चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है फॉर्म फैक्टर।
फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। हमने आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू का एवरेज वैल्यू लिख दिया है, आरएमएस वैल्यू लिख दिया है, दोनों का आप चाहें तो रेशियो निकाल सकते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर वाला यूज करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फुल वाला यूज करेंगे। इसका वैल्यू जो काट कुट के आएगा वो आएगा 1.57, इसका वैल्यू आएगा 1.11, इसका वैल्यू भी 1.11। चूंकि ये दोनों सेम है तो इसलिए यहाँ भी वैल्यू सेम आएगा। पीक फैक्टर बराबर पीक वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होंगे 2, और इसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे पीक वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का वैल्यू कितना है IM/2, और मैक्सिमम वैल्यू IM होता है, IM/2 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप गुना उल्टा कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0. ये √2, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √2, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा √2। इसके बाद रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर बोला जाता है AC बटा DC। कहाँ पे? जो आउटपुट के रूप में मिलता है। क्या आउटपुट के रूप में जो मिल रहा था पूरा का पूरा ये हमको AC मिल रहा था? कुछ इस तरीके से मिल रहा था। क्या इसी को फुल AC हम लोग बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो रिपल फैक्टर वही बताता है कि आउटपुट वाले में AC का कंपोनेंट कितना है और DC का कंपोनेंट कितना है। इसके रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिपल फैक्टर बोलते हैं। रिपल फैक्टर का वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 0.48 होता है और सेंटर टैप्ड के लिए 1.21। इफिशियंसी अगर बात किया जाए तो इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट। इसका वैल्यू होता है 14.8 हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक करे, 14.8। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 81.6। इसका भी 81.6। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर देखिए, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कहने का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर के कितने वैल्यू को ये यूज कर लेता है, या ऐसे बोले इसका जो वैल्यू होता है या डेफिनेशन होता है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का, वो होता है डीसी पावर ट्रांसफर टू द लोड। हमने यहां से AC सप्लाई दिया तो बोलेंगे डीसी पावर ट्रांसफर टू द लोड, पावर के टर्म में, और कितना AC इनपुट दिया जा रहा था, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तब उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, जिसका वैल्यू होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 0.287, सेंटर टाइप के लिए 0.693 और ब्रिज टाइप के लिए होता है 0.8106। डायरेक्टली आप इतना याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड के जरूरी होते हैं? 1 डायोड का, सेंटर टैप्ड में 2 डायोड का, ब्रिज टाइप में 4 डायोड का। आगे है ट्रांसफार्मर। देखिए ध्यान से देखिए, ट्रांसफार्मर का जरूरी किसमें है? मस्ट लगाना ही है सेंटर टैप्ड में, क्योंकि इसमें टैपिंग किया हुआ है। लेकिन क्या इन सबों में ट्रांसफार्मर लगाना जरूरी है? बोले नहीं, जरूरी इसमें नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक जो डायोड आपको दिख रहे हैं वो बहुत कम रेटिंग पे ऑपरेट होते हैं, बहुत कम रेटिंग पे। और हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो कितना रेटिंग पे आता है? 250 वोल्टेज पे। तो उस वोल्टेज को कम करने के लिए हमको ट्रांसफार्मर लगाने ही होंगे। लेकिन क्या रेक्टिफाई करने के लिए ट्रांसफार्मर का जरूरी हुआ? वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए ट्रांसफार्मर का जरूरी पड़ रहा है। तो इसीलिए मस्ट रिक्वायरमेंट कितना है, किसमें है? मस्ट होना चाहिए किसमें? तो सेंटर टैप्ड में। इसमें मस्ट है, इसमें नो मस्ट नहीं है, लेकिन हमको लगाना पड़ेगा रेक्टिफाई करने के लिए नहीं, बल्कि वोल्टेज की वैल्यू को कम करने के लिए। और भी कोई फैक्टर होंगे तो आप बताइएगा कमेंट करके। हमने जो फैक्टर था लगभग बताया है,
और जो भी दिक्कत होगा, दिक्कत कहने का मतलब कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक ट्राई किया हूँ सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, देखते रहिए। धन्यवाद। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए।